जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए 2022 का वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर, जिसका कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया गया था। अगर आप डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप E1 या फिर ग्रुप E2 के स्टूडेंट हैं, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तक आपने जितनी भी क्लास ली, अगर आपने उन क्लास को नहीं भी लिया है, फिर भी आज की क्लास आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का वही क्वेश्चन पेपर है जिसका कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया गया था, जिसका कि हमने पूरा PDF रखा हुआ है। तो आज से हम आपको डेली 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करके एग्जाम देने जाते हैं, तो कम से कम 50% 40 to 50% आप एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही नए साल का प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, इफ़ वैल्यू ऑफ H इज टेकन इन SI यूनिट, देन मोमेंटम ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम इज गिवन बाई। यदि H SI मान हो तो 0.01 एंगस्ट्रॉम ए तरंग दैर्ध्य के फोटान का संवेग क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपका यही था 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें पहला प्रश्न आपका सेम टू सेम यही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको 2023 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसे नोट कर लें, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो H दिख रहा है आपको ना, H जो है वो प्लांक नियतांक कहलाता है। H का कभी कभी सीधे वैल्यू पूछ लिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। तो H का जो वैल्यू है वो आपको सीधे याद होना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। H जो है वो प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.62 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। 10⁻² इंटू H जो है वो प्लांक नियतांक है। तो इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है फोटान का संवेग। फोटान के संवेग को हम P से लिखते हैं। आप एक फार्मूला जानते होंगे, P = H/λ। P = H/λ। इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों P = H/λ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो P हमें ज्ञात ही करना है। H का जो मान है वो हमने आपको बता दिया है क्या होता है, पर यहाँ पे आपको H मल्टीप्लाई के रूप में दिया है ऑलरेडी, इसलिए हम H का मान यहाँ पे नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे रखेंगे H, और बाई लैम्डा का मान जो है दिया है 0.01 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करने के लिए, यानी 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। इसीलिए इस 0.01 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू में 10⁻⁻10 यहाँ पे मीटर हम लिख लेते हैं। बस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए P = आपका हो जाएगा, यहाँ पर 0.01 है तो हम 0.01 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/100। क्या हम ऐसे इसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा। जैसे हम 1/100 को 10⁻² भी तो लिख सकते हैं। तो जब इसे हम 10⁻² लिखेंगे तो ये जो 10⁻10 है वो 10⁻² हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा H/10⁻⁻12। अब इसको बराबर करेंगे तो आपका H हो जाएगा, और जब 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा। यानी P = हमारा आ चुका है, H × 10⁻12।
तो यही हमारा फोटान का संवेग होगा। पी जो है वो फोटान का संवेग है। तो पी का मान जो हमारा आया हुआ है वो है h इंटू 10⁻12। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फार्मूला नोट याद रखिएगा। और हाँ, ये चैप्टर अभी हमने कराया नहीं है, तो फिजिक्स के क्लास में इस चैप्टर को कराते समय हम आपको इसके और भी डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव नाभिक है जो कि ZXA के रूप में लिखा हुआ है। 3 अल्फा कण और 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है। अंत में बने नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। पिछले साल 2022 के एग्जाम में हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और मैंने कहा था कि 110% इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और ये क्वेश्चन आया भी था, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही दे दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक नाभिक में से दोस्तों कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो आप ऐसे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है x, तो यहाँ पे Z जो है उसको परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, A जो है उसके परमाणु भार को दर्शाता है। जैसे आप हीलियम को ले लीजिए। हीलियम कैसे लिखते हैं आप हैं, हीलियम को 2 परमाणु क्रमांक यहाँ लिखते हैं और इसका परमाणु भार यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो ये हीलियम हो गया। सेम इसी प्रकार मान लीजिए x कोई एलिमेंट है, Z जो है उसके परमाणु क्रमांक है और A जो है उसका परमाणु भार है। दोस्तों जब किसी भी एलिमेंट से यानी तत्व में से एक अल्फा कण निकल जाता है, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है जब एक अल्फा कण निकलता है किसी भी परमाणु में से, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, वही उसके परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। मान लीजिए कोई एलिमेंट आपका ये था, जब इसमें से एक अल्फा कण जो है वो निकल जाता है, तब ये परमाणु जब अगला एलिमेंट आगे जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, A तो भार ही है, तो इसका जो एक अल्फा कण निकलने के बाद इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और उसके परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 अल्फा कण निकलते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अल्फा कण निकल रहे हैं तो 4 के दूना 8 की कमी उसमें हो जाएगी और 4 यहाँ पे 2 के दूना 4 की इसमें कमी हो जाएगी। वहीं अगर 3 अल्फा कण निकलते हैं तो आप 3 का इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 अल्फा कण निकल रहा है तो इसमें से आपके 12 4 थी, 12 कमी हो जाएगी और इसमें 6 की कमी हो जाएगी। दोस्तों सेम इसी प्रकार इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी नाभिक में से एक बीटा कण निकल जाता है तब क्या होता है। तो एलिमेंट तो आपका ये था, लेकिन इसमें से जब बीटा कण निकलता है ना, तो इसके परमाणु भार में न कुछ जुड़ता है न ही कुछ निकलता है, लेकिन इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 बढ़ जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए आपका एक तत्व है सोडियम, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 11 है और इसका परमाणु भार जो है वो 13 है। अब आप पूछेंगे सर बताइए इसमें से एक अल्फा कण जो है वो निकल जा रहा है, एक अल्फा कण जो है वो निकल जा रहा है, अल्फा कण जो है निकल जा रहा है, तब क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब अल्फा कण निकलता है किसी परमाणु में से, तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी और उसके क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। इसमें से एक अल्फा कण निकल जा रहा है तो सोडियम तो आपका मान लीजिए नया एलिमेंट दूसरा कोई बनेगा। जब सोडियम निकल जा रहा है इसमें से, तो इसमें से नया एलिमेंट तो कोई बनेगा ही। जब उसका परमाणु भार और क्रमांक चेंज हो जा रहा है तो उसमें कुछ नया एलिमेंट बनेगा। तो इसमें से एक अल्फा कण जो है वो निकल जा रहा है। जब अल्फा कण निकल रहा है तो मान लीजिए वो नया एलिमेंट x बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो नया एलिमेंट जो है वो x बन रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका जो क्रमांक है इसमें से एक अल्फा कण निकल रहा है। कौन, एक अल्फा कण। एक अल्फा कण निकलने पर इसके क्रमांक में 2 की कमी कर दीजिए और इसका जो परमाणु भार मान लीजिए A है, यानी अगर ये 23 है तो इसमें से 4 की कमी हो जाएगी। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे बोरान है, ठीक है, बोरान तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान। इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और भार इसका 10 होता है। अब आप पूछेंगे सर दूसरे कॉन्सेप्ट बताइए कि इसमें एक जो है बीटा कण निकल जाता है, इसमें से एक बीटा कण जो है वो निकल जा रहा है, तब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब बीटा कण निकलता है किसी परमाणु में से, तो उसका परमाणु मान लीजिए नया एलिमेंट जो है वो x बन रहा है। तो होता क्या है, इसका परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी ये 5 था तो अब इसमें से 1 वृद्धि हो जाएगी, पर ये तो 10 ही रहेगा। तो नया जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा आपका 10x और यहाँ पे आपका 6 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा।
तो इसमें एक वृद्धि हो जाएगी पर भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ जाइएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको तो ये जो क्वेश्चन है, एक रेडियो नाभिक में ZXA क्रमशः 3 अल्फा कण और 2 परिणाम उत्सर्जित करता है। अंत में बने नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात इसमें पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी A - Z - 4/Z - A। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इसका मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अति चालकता की घटना दिखाई देती है जब पारे को निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर अति चालकता क्या होती? अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो आप जानते होंगे, कोई भी ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा पदार्थ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके और उसमें से धारा प्रवाहित हो सके, तो वो कहलाता है आपका कंडक्टर। क्या कहलाता है? कंडक्टर यानी चालक। चालक के बारे में तो आप जानते हैं, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। चालक कुचालक तो आपको पता ही है, पर जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक और धारा जिसमें से प्रवाहित न हो वो कुचालक। ठीक है। और एक आपको होता है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। इसमें आपके धारा प्रवाहित होती भी है और कम होती है, नहीं भी होती है, तो ये आपके अर्धचालक होते हैं। पर यहाँ पे आपको पूछा हुआ है अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक तार है, तार आपके घर में जो यूज होता है बिजली का तार, मान लीजिए वही तार है। इसमें अगर आप करंट धारा प्रवाहित करते हैं तो मान लीजिए इसमें आप 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पियर की इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार में कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो इसका प्रतिरोध होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर 0.5 एम्पियर ही मिल रहा है, तो मान लीजिए कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, तभी तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर मिल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति कि आप 1 एम्पियर की धारा दे रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है या फिर न के बराबर है, और आपको यहाँ पर 1 एम्पियर ही करंट मिल जा रहा है, तो ये घटना यानी उस तार का ऐसा लक्षण कि उसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत कम या फिर न के बराबर है, तो इसी घटना को हम कहते हैं अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी यानी चालकता का मान बहुत ही ज़्यादा उसमें है, वो बहुत ही अच्छा चालक भी कहा जा सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अति चालकता की घटना दिखाई देती है जब पारे को निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो पारा यानी जिसको कि Hg के रूप में लिखा जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है केमिकल रूप में। तो पारे को अगर हम 4.2 केल्विन तापमान तक, 4.2 केल्विन तापमान तक अगर हम पारे को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, तो इसमें सुपर कंडक्टिविटी की जो घटना है वो दिखाई देने लगेगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही समय से लेकर के अच्छे समझाना प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसी पैटर्न पर आपको 2023 में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। आपका अगला चौथा प्रश्न है, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात जो है वो 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? आयामों का अनुपात क्या होगा? सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको 100% क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, 2023 का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एक फार्मूला, और फार्मूला मैंने आपको कई बार बता रखा है। फार्मूला कुछ इस प्रकार है, A1/A2। ए क्या है? आपका आयामों का अनुपात है। तो A1/A2 इक्वल टू आपका होता है इन द रूट यानी कड़ी में I1/I2। आई क्या है? तो ये आपकी तरंग की तीव्रताएं हैं। ठीक है। तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे A1/A2 तो आपको ज्ञात करना है, आयामों का अनुपात तो आपको ज्ञात करना है, बराबर I1/I2 का मान आपको दिया है कितना? 1/16। तो कड़ी लगाइए और लिखिए 1/16। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर तो उनके आयामों का अनुपात पूछा हुआ है, आपको उनकी तीव्रताओं का अनुपात भी पूछ जा सकता है। आपको आयामों का अनुपात दे देगा और तीव्रताओं का अनुपात पूछ देगा, लेकिन यहाँ पर तो तीव्रताओं का अनुपात तो दिया है। तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू इन द रूट 1/16 हमने कर लिया है। जब इसे कड़ी से बाहर निकालेंगे तो A1/A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है। तो यही 1/4 आपका करेक्ट आंसर होगा, इनकी आयामों का अनुपात। तो 1/4 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर आपने निकाला 1/4 आपके आयामों का अनुपात, यानी A1/A2 आपका आया है कितना, 1/4। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो तीव्रताओं का अनुपात इसे तो आपने रूट में किया है, इक्वल टू आपका हो जाएगा I1/I2। अब इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I1² इक्वल टू, यहाँ पे आपका रूट जो है वो हट जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसीलिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे इधर के पक्षों को, तो 1/16 हो जाएगा, जो कि आपके आ जाएगा तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 5वें प्रश्न देख लेते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, टाइम टेकन बाय लाइट बीम टू क्रॉस अ न्यूक्लियस ऑफ साइज 3.6 फर्मी इज। प्रकाश किरण को एक 3.6 फर्मी आकार के नाभिक को पार करने में लगने वाला समय बताइए। तो इस क्वेश्चन का यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.2 × 10⁻23 सेकेंड, यानी ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड को दर्शाता है। अब प्रश्न है कि प्रकाश किरण जो है वो एक फर्मी आकार के नाभिक को पार करने में समय को पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट हमें है, ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको लग रहा है मिस्टेक है। तो इसका जो अभी तो करेक्ट आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे सॉल्व करके। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम देख लेते हैं आगे का प्रश्न जो है। दोस्तों, इस प्रश्न में उच्चतम बिंदु पर वेग आपको पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए क्षैतिज कोई तल है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप किसी वस्तु आपको हाथ में लेते हैं, मान लीजिए वो गेंद ही है, आप इस गेंद को ऐसे ऊपर फेंकते हैं। अब मान लीजिए गेंद यहाँ पर गया, ये इसका उच्चतम बिंदु है, इसके बाद ये नीचे आने लगता है, इस प्रकार ये नीचे आने लगता है। तो यहाँ पर जब ये नीचे आने लगता है तो इस पर विपरीत दिशा में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि एक प्रक्षेप पर जाए उसका वेग जो है वो v = 3i + 4j मीटर/सेकेंड है। उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। अब प्रक्षेप का जो वेग है वो तो दिया है 3i + 4j कैप मीटर/सेकेंड में, लेकिन उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में जब हमने प्रक्षेप का चैप्टर पढ़ा हुआ था, गति यानी मोशन के चैप्टर में, तो आपको बताया था कि क्षैतिज की अवस्था में जो प्रक्षेप होता है उसका वेग पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको पूछा हुआ है कि प्रक्षेप का जो वेग है वो उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। तो क्योंकि ये क्षैतिज अवस्था में 4g जो है वो समान रहता है, इसीलिए उच्चतम बिंदु पर इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो आपका 3 के बराबर होगा, यानी 3i कैप होगा। लेकिन जो वेग है इसको हम मीटर/सेकेंड में डिनोट करते हैं, इसलिए 3 मीटर/सेकेंड होगा। अब आप पूछेंगे सर ये 4 क्यों नहीं होगा, 4j क्यों नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्षैतिज अवस्था में जो प्रक्षेप का वेग होता है वो समान रहता है और वो निम्नतम बिंदु पर ही होता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु को ऐसे आप फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी वस्तु को ऐसे क्षैतिज में फेंक रहे हैं तो क्षैतिज में इसका वेग समान रहता है, लेकिन जैसे ही इसका वेग खत्म हुआ ना, ये सीधे नीचे आता है और इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लंबवत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, लंबवत रूप में कार्य करता है। जब किसी क्षैतिज अवस्था में किसी वस्तु को फेंका जाता है तो क्षैतिज अवस्था में उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लंबवत कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 2022 में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्षैतिज अवस्था में किसी वस्तु पर जो बल लगता है, प्रक्षेप बल, वो किस दिशा में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण लंबवत गति लगता है, लंबवत लगता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 4 नहीं होगा आपका, क्योंकि वो समान रहता है, इसलिए यहाँ पे 3 मीटर/सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं ना, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाह रहा हूँ। याद यस इतना आपको रखना है कि उच्चतम बिंदु पर जब वेग पूछे तो यहाँ पे 4j वाले वैल्यू को, मतलब यहाँ पे जो j की वैल्यू है इसको हम एक समान मानते हैं, इसलिए इस वैल्यू को छोड़ते हुए उच्चतम बिंदु पर, यानी जो ये बिंदु हुआ, ये मैक्सिमम बिंदु जिसके बाद गेंद वापस नीचे आने लगता है, इस बिंदु को
पूछा होता है। इसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसका प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। हुज रेजिस्टेंस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किसका प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी ऐसा किसका प्रतिरोध है, कौन सा प्रतिरोध है जो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या वो बर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोड्स होगा, यानी विद्युतोद होगा, तो कहेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ऑल ऑफ दिस एबव होगा या फिर विलयन होगा? तो दोस्तों विलयन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि विलयन जो होता है, कोई भी विलयन हो गया, बैटरी का जो पानी होता है बैटरी में, उसी को ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। जैसे कि आप NaCl विलयन को ले लीजिए। जब इसे विलयन को, किसी विलयन को रख करके किसी बर्तन में जब इसमें करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, ये अपने आयन में टूट जाता है। Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है अपने अपने आयनों में। तो इसीलिए ये इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो केवल विलयन में ही होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2023 के क्वेश्चन पेपर में 7वां नंबर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है। अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर स्टेशनरी इफ वेलोसिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाई ऑब्जर्वर। यानी श्रोता और स्रोत दोनों स्थिर है। यदि वायु का वेग बढ़ जाता है तब श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए आप एक यहाँ पे रखा हुआ है, आपका डीजे रखा हुआ है। क्या रखा है? डीजे रखा हुआ है। और यहाँ पर आप हैं। कौन है? आप हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए हाथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका हाथ लगा लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं। अब यहाँ पे डीजे बज रहा है, तो आप मान लीजिए यहाँ पर स्थिर हैं, यहाँ पर आप जो हैं वो स्थिर हैं। आप क्या हैं? आप चल नहीं रहे हैं, आप स्थिर हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और चाय नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्थिर हैं। और यहाँ पे जो डीजे सोर्स है, जो साउंड है, वो भी स्थिर है। यहाँ पे बज रहा है इसमें गाना, लेकिन ये स्थिर है, दोनों स्थिर है। अब आप दोनों के बीच में कुछ गैप तो होगा, यहाँ पे कुछ गैप तो होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल गैप होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, यानी आप भी स्थिर हैं, वो डीजे भी स्थिर है। तो क्या इसमें हवा चल रहा है, वायु का वेग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मान लीजिए उस समय आंधी आ जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उस समय श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाएगी, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी वो जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा अनचेंज, यानी अपरिवर्तित। यानी ध्वनि जो साउंड इससे निकल रहा है, ये जो इससे निकल रहा है ध्वनि सोर्स ना, वो तो सेम फ्रिक्वेंसी निकलता रहेगा। हवा, मान लीजिए आपको इधर से हवा आया, इसको हवा इधर से चल रहा है, तो ध्वनि जो यहाँ पर व्यक्ति बैठा होगा उसे तेज सुनाई देगा। वही अगर वायु इधर से चल रहा है, मान लीजिए वायु इस साइड से चल रहा है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ उसको कभी कभी रह करके जो ध्वनि है वो तेज सुनाई देगा। पर इसमें जो साउंड है, जो डीजे है, इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी, बल्कि हवा जो है वो उसके ध्वनि को आपकी हवा के साथ इधर उधर ले जाती है, पर उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, उसकी जो आवृत्ति है वो एक समान बनी रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हवा से उसकी फ्रिक्वेंसी से क्या मतलब है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे आप, अनचेंज यानी अपरिवर्तित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट था जिसका कि ये पेपर है, उसने डी लगाया हुआ था। डी यानी वायु की दिशा पर निर्भर। तो वायु की दिशा पर निर्भर नहीं है भैया। क्यों नहीं है? वायु किसी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती है। हाँ, उसकी दिशा जो है जिस तरफ भी होगी वायु की, उस साइड अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे जो आवाज़ है वो बढ़ती घटती सुनाई पड़ेगी, लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी ना। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अगर आप लगा के आए होते तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है। देखिए, ड्यूरिंग एन एडिएबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ Cp/Cv फॉर द गैस। एक गैस के रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस का दाब गैस के ताप के घन के
अनुक्रमानुपाती हो जाता है। गैस के लिए CP/CV का अनुपात क्या होगा? CP/CV का अनुपात आपको इसमें पूछा हुआ है। तो दोस्तों रुद्रोष्म प्रक्रम में एक गैस के रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस का दाब गैस के ताप के घन के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, यानी समानुपाती हो जाता है। गैस के लिए CP/CV का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और आपने इसे अपने 12वीं की कक्षा में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा भी रखा है, 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी करा रखा है, और हाँ 2023 के भी जो क्वेश्चन पेपर है जो आपको मैं क्लास करा रहा हूँ उसमें भी एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो CP/CV का जो अनुपात है वो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए गैस के दाब और ताप के घन के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। उस कंडीशन में इसका जो अनुपात होता है वो 3/2 के रेशियो में होता है, यानी 3/2 के अनुपात में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हाँ बहुत ही आसान भी है। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन अब जान जाइए अभी क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3/2 के अनुपात में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपका है। चलते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका मोबाइल की स्क्रीन पर, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। संवेग का आघूर्ण कहलाता है। संवेग का आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है? संवेग का आघूर्ण 10वां क्वेश्चन आपका है। संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? दोस्तों संवेग का आघूर्ण जो है वो कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। संवेग का आघूर्ण आपसे पूछा हुआ है, तो संवेग का आघूर्ण होता है कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही आसान प्रश्न था। क्वेश्चन था कि टाइम टेकन बाई लाइट बिकम बीम टू क्रॉस अ न्यूक्लियस ऑफ साइज 3.6 फर्मी इज, यानी प्रकाश किरण को एक 3.6 फर्मी आकार के नाभिक को पार करने में लगा समय क्या होगा? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। अगर हम चाल को v से डिनोट करते हैं तो v इक्वल टू दूरी को अगर हम d से डिनोट करें डिस्टेंस, और समय को t से, तो v इक्वल टू d/t। इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। इसमें आपको प्रश्न देखेंगे तो ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है समय, यानी t का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप t निकालते हैं तो आपका हो जाएगा t इक्वल टू d/v, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पे आपको d का जो वैल्यू है वो तो दिया हुआ है। d का वैल्यू क्या दिया हुआ है? d का आपको वैल्यू दिया है 3.6 फर्मी। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें, पेन और कॉपी अगर लेकर बैठे हैं तो नोट करते रहिए। एक फर्मी जो होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम 3.6 फर्मी को मीटर में चेंज करना चाहें तो 3.6 इंटू के 10⁻⁻15 मीटर लिख सकते हैं। यानी डी की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुका है 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद हमको भी का वैल्यू चाहिए, तो प्रकाश किरण है इसलिए भी का जो वैल्यू है, आप जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी को अच्छे से ये पता होगा, पिछली कई वीडियो में बता रखा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको टी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सेम आपको उसी फार्मूले पे रख देना है, टी इक्वल टू d/v पे। तो चलिए इस फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं। ओके, तो टी पर हमें ज्ञात करना है, तो टी इक्वल टू हम रखेंगे 3.6, यहाँ पे हम डी की वैल्यू रख रहे हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻15, ये हमने रख दिया। बाई में हमें रखना है भी की वैल्यू, भी यानी प्रकाश की जो चाल है उसकी वैल्यू। तो प्रकाश की चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब 10⁸ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, और यहाँ पे ऑलरेडी जब आपका माइनस के 15 है और जब माइनस का इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा तो ये -8 और -15 जुड़ करके 15 और 8 आपका हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा टी इक्वल टू 3.6/3 इंटू 10⁻⁻23, इतना हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब 3 से जो है आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 3 एकम 3 आएगा, 3 दूना के 6, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा समय, क्योंकि हम टी की वैल्यू ज्ञात की है तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे आप, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻23 सेकेंड इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रकाश किरण को एक 3.6 फर्मी आकार के नाभिक को पार करने में जो समय लगेगा वो होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻23 सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं यही हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे अपने नोट्स में ज़रूर सॉल्व कर लें। और हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन है, संवेग का आघूर्ण कहलाता है। संवेग का आघूर्ण जो है वो कहलाता है कोणीय संवेग। तो हमने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कर लिया था। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। दोस्तों 11वां प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इंग्लिश वाला आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे हिंदी लेकर चलते हैं। संपर्क में रखे दो लेंस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है, फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/, मान लीजिए आप यहाँ पे FO लिख लीजिए, प्लस 1/, यहाँ पे FE लिख लीजिए। यहाँ पे FO और FE हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे लिख लें। FO जो है वो आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए है और FE जो है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे हम बेसिक चीज़ बता दें, आपको पता भी होगा दोस्तों, लेंस के क्वेश्चन में या फिर आप दर्पण के क्वेश्चन में लें तो अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण के लिए जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो उसे हम निगेटिव में लिखते हैं, यानी माइनस लेकर के साथ में लिखते हैं, ये आपको पता होगा। तो उम्मीद है आपने फार्मूला तो नोट कर लिया होगा। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का फार्मूला हमारा था 1/f इज इक्वल टू 1/FO प्लस k 1/FE। तो इसी सेम फार्मूले पे हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/FO यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 1/ यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस के 1/ यहाँ पे FE की वैल्यू जो है वो 18 सेंटीमीटर है, पर वो अवतल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए हम लेंगे इसको निगेटिव में। जैसे ही हम माइनस के 18 लेंगे तो ये जो आपका प्लस का सिंबल है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं और 1/, यहाँ पे 18 लिख देते हैं। अब दोनों का आप जब LCM लेंगे यानी 18 और 12 का, तो आप नीचे जो LCM लेंगे तो LCM आपका आएगा कितना, 36। LCM जो है वो 36 आएगा। जब आप LCM में 36 लेते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 × 36 और 18 × 2 = 36, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/36 आपका आ जाएगा, जो कि आपके 1/f इक्वल टू 1/36 है। तो क्योंकि 1/f इज इक्वल टू 1/36 है तो यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो आएगा आपका 36 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। हमने 2022 के क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था और सेम टू सेम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। तो जो भी स्टूडेंट ने क्लास लिया था वे क्वेश्चन को सही करके आए थे। तो ये जो फार्मूला मैंने बताया और इस क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन टू बी एज 100% द टेम्परेचर ऑफ सिंक मस्ट बी, यानी कार्नेट इंजन की दक्षता जो है वो 100% होने के लिए सिंक का ताप होना चाहिए, कितना होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 0 केल्विन दिया हुआ है, स्रोत के ताप के बराबर होना चाहिए, या फिर स्रोत के ताप का आधा होना चाहिए। कार्नेट इंजन की दक्षता यानी इफिशियंसी 100% होने के लिए क्या सिंक का ताप क्या होना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कार्नेट इंजन की दक्षता यानी इफिशियंसी 100% होने के लिए सिंक का जो ताप है वो 0 केल्विन के बराबर होना चाहिए। अगर सिंक का तापमान 0 केल्विन है तभी कार्नेट इंजन की दक्षता यानी इफिशियंसी 100% हो सकती है। लेकिन 100% जो है वो कार्नेट इंजन की इफिशियंसी ये पॉसिबल नहीं होता है। और 0 केल्विन तापमान अगर आप कर भी देते हैं तो 100% ही नहीं होता है, लेकिन एवरेज आप मान के चलते हैं कि 100% उसकी इफिशियंसी हो जाएगी अगर सिंक का ताप 0 केल्विन हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले पे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यानी आवेश ऑफ 2 कूलम 2 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाई 3 सेंटीमीटर। डिपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज,
दोस्तों आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो एक 2 माइक्रो कूलम को आप कूलम में कैसे चेंज करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, 3 सेंटीमीटर दूरी से अलग है। इस द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है P = 2Q, और यहाँ पे आपका दूरी है तो दूरी को आप L लिखिए, या फिर R भी लिख सकते हैं, या फिर आप X भी लिख सकते हैं। P = 2QL, लेकिन यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर आवेश हैं तथा विपरीत आवेश हैं जो कि 3 सेंटीमीटर की दूरी से अलग है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप मीटर में चेंज करना चाहें तो 3 सेंटीमीटर में अगर आप 100 से भाग देते हैं तो आप लिखेंगे इसे 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, मीटर में इसको चेंज कर लेंगे तो ये आपका मीटर में वैल्यू आ गया। और 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, तो इसको आप आगे सॉल्व करिए। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पे आप वैल्यू सबका रख दीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दीजिए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप वैल्यू जो है उसको रख लीजिएगा, यानी P = यहाँ पे Q × RX, या फिर D भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दूरी है तो इस फार्मूले पे आप वैल्यू को रख दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया है आपका 6 × 10⁻18 ना, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 6 × 10⁻8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि आपका फार्मूला जो है वो P = Q × D पर ही सॉल्व होगा। तो Q का जो मान है वो 2 है, 2 × 10⁻6 रखेंगे हम, क्योंकि वे माइक्रो कूलम में है। इंटू D का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 × 10⁻6, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में चेंज किए होंगे तो यहाँ पर इंटू में 10⁻2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि ये 10⁻6 जो है वो 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 10⁻8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्वेश्चंस का ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था, तो इस पर छात्र कन्फ्यूज ही होंगे, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पाएंगे 15वें नंबर क्वेश्चन पे, या 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि एक वृत्ताकार काट के तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। यदि एक वृत्ताकार काट के तार को, यानी एक तार है जो कि वृत्ताकार रूप में है, उसको बैटरी से जोड़ा जाता है तार को, तो वृत्त के केंद्र पर, यानी यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, इसको आप यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए हैं, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए हैं, एक नेगेटिव से यहाँ पे सप्लाई आपने दे दिया है वायर से। ठीक है, वृत्ताकार ये वायर है, इसके केंद्र पर पूछा हुआ है, यानी इस बिंदु पर, यानी इसका केंद्र तो यही हुआ ना, तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा होगा, या फिर कैसा है, यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, यानी वृत्त जो है बना हुआ तार के द्वारा, तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा आपका 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और हर क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में रामबाण है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और उस पर रिविजन आप जरूर करिए। 2 बल्ब्स ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट हैविंग सेम वोल्टेज हैव रेजिस्टेंस R1 एंड R2। देन आपको ज्ञात करना है, इसमें है एक ही वोल्टता, यानी समान वोल्टता के 200 वाट और 100 वाट के बल्बों की प्रतिरोध जो है वो R1 व R2 है। तब आपको ज्ञात करना है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। बहुत ही ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर इससे डिफरेंट भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप कुछ फार्मूले में बता रहा हूँ जिसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि पहला फार्मूला आपका हो जाएगा P = V × I। यहाँ पे P जो है वो आपका शक्ति यानी पावर है, V जो है वो वोल्टेज है, और I जो है वो करंट है। ठीक है, इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन देगा, पावर दे देगा या फिर वोल्टेज दे देगा, आपको करंट पूछ लिया जाएगा,
करंट दे देगा, वोल्टेज दे देगा, आपको पी यानी शक्ति पूछ लेगा, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पे वैल्यू रखिएगा और ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि वोल्टेज का मान जो है वो 200 वोल्ट है और करंट जो है वो 2 एम्पियर है, शक्ति की मान ज्ञात कीजिए, शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, P इक्वल टू वी आई लगाएंगे और V इंटू आई यानी 200 इंटू 2 कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 400 वाट। P यानी पावर, पावर का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, तो 400 वाट आपका आंसर आ जाएगा। पहला फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला जो कि ओम का नियम भी कहते हैं, ओम का नियम आपका होता है V बराबर आई आर। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा अगर आप इंटरमीडिएट करे हुए हैं तो। तीसरा फार्मूला नोट करिएगा, P बराबर आपका होता है V स्क्वायर बाई आर। इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इन 3 फार्मूले को आप अभी के अभी नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन तीनों पे आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आने वाली अगली वीडियोज़ में हम आपको और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है बताते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिया हुआ एक ही बोल्ट था कि 200 वाट और 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध R1 व R2 हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप इसमें लगाएंगे तीसरा वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला, तीसरा वाला फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपका था P बराबर V स्क्वायर बाई के आर। क्यों ये फार्मूला लगाएंगे हम, इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको P यानी पावर दे दिया हुआ है, V आपको बराबर है यानी V का वैल्यू भी दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको R1 व R2 यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बल्ब हैं, एक है 200 वाट का, एक है 100 वाट का। इसीलिए यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो रखेंगे, यहाँ पे P1 रख लेते हैं, यहाँ पे R1 रख लेते हैं। वोल्टेज जो है वो समान है, इसलिए इसको V स्क्वायर ही रहने दीजिए। इसी प्रकार हम रखेंगे P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2, ठीक है। पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहले वाला जो वैल्यू है यानी इस वाले में इस वाले से भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं। हम करेंगे P1 बाई के P2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा R2 बाई R1। कैसे होगा R2 बाई R1, क्योंकि यहाँ पे था आपका V स्क्वायर बाई R1। अब हम इसको बटा में यानी डिवाइड करेंगे, V स्क्वायर बाई R2, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे आपका V स्क्वायर बाई R1 था और V स्क्वायर बाई R2 था, तो इस R2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे R2 बाई R1 हमने लिखा हुआ है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें आप वैल्यू को रख लीजिए। तो यदि वैल्यू को रख लेते हैं, P1 का जो मान है यानी पहला जो शक्ति है, पावर है, वाट है, वो है 200 वाट। तो यहाँ पे 200 वाट रख लिया हमने। बाई में P2 की जो वैल्यू है वो 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट रख लिया हमने। बराबर यहाँ पे R2 बाई के R1 हमने लिख लिया। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका 1 2 0 से 1 2 0 कट जाएगा। आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका होगा 2R1। 2R1 यहाँ पे हमने इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2R1 इक्वल टू आपको हो जाएगा R2। 2R1 इक्वल टू आपका हो जाएगा R2। तो यही आपका आ जाएगा इसमें संबंध। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कि कहाँ पर ये 2R1 इक्वल टू R2 दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, 2R1 इक्वल टू R2, R2 इक्वल टू 2R1, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में न आया हो तो एक बार जो वीडियो है उसको आप पीछे कर करके बैक करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे बेटर आपको हम और भी अच्छे से नहीं समझा सकते, हमने आपको बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी जेट इंजन जो है वह किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे पूछा गया है। तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी लीनियर मोमेंटम गति पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन आपका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, कि इसमें आपको पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप है, एक 60 माइक्रोफैरड है, जो कि संधारित्र का मात्रक होता है फैरड, धारिता का मात्रक फैरड होता है, आपको पता होगा। तो माइक्रोफैरड इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप क्या करेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रोफैरड जो होता है वो 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 60 माइक्रोफैरड को धारिता के संधारित्र पर 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम आवेश है,
संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमने 2-3 फार्मूले बताए थे जो कि इतने इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 110% इस टॉपिक से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया था U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं संधारित्र का एक बहुत ही फेमस फार्मूला है C इक्वल टू Q बाई भी। तो क्या आप इस C की जगह पर Q बाई भी लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा इस भी की जगह पर क्या आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी इक्वल टू Q बाई सी हो जाएगा। तो क्या आप इस भी के जगह पर Q बाई सी लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं, हमें ये याद है। तो वही काम हम करने वाले हैं। यहाँ पर भी की जगह पर हम Q बाई सी रख देते हैं, ठीक है। तो U इक्वल टू 1/2 सी, यहाँ पर भी स्क्वायर था, भी स्क्वायर जब हम क्या रखेंगे Q बाई सी, दोनों का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक C से हम यहाँ पे एक C को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब आप फार्मूला जो फाइनली फार्मूला बनेगा वो इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 हाफ C तो आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो आपका बचेगा Q स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसी फार्मूले को इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम यही फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। हमने ये फार्मूला ही क्यों यूज़ किया? तो हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर Q का मान हमको प्रश्न में दिया गया है 3 × 10⁻⁸ कूलाम। इसके अलावा C यानी संधारित्र का जो मान है वो भी हमें 60 माइक्रोफैरड दिया गया है। इसीलिए हम फार्मूले को उस आधार पर बनाते हैं कि हमारा जो वैल्यू है इसमें पुटअप हो जाए। दोस्तों इसके बाद चलिए हम इसके वैल्यू को रख लेते हैं। U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी है, तो यहाँ पर हम 1/2 तो जैसा कि तैसा रहने देते हैं, इनटू Q का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 × 10⁻⁸ कूलाम है। क्योंकि यहाँ पर Q स्क्वायर बाई सी है तो Q का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 3 × 10⁻⁸ जो है इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 9 होगा। वही 10⁻⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻16 हो जाएगा। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम डिवाइड बाई का सिंबल लगाएंगे, C का मान रखेंगे। C का मान क्योंकि 60 माइक्रोफैरड है तो इसको हम माइक्रोफैरड को हम 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6 लिख देंगे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सही सही आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/2 × 9 है इंटू 10⁻⁻16 है। यहाँ पर जो 2 है उसको अगर हम नीचे भेज दें तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 × 10⁻⁻16 था, डिवाइड बाई यहाँ पर 120 होगा, लेकिन हम 120 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर 120 अब लिखते हैं अगर है ना, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 है। अगर हम एक जीरो को इसमें भेज दें तो यहाँ पर 10⁻5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटू में 10⁻5 कर दिया। इस 10⁻5 को अगर हम ऊपर भेज दें तो इसमें से वो घट जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इसमें से 10⁻5 जब घट जाएगा तो आपका वैल्यू जो बचेगा वो केवल और केवल 10⁻11 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 9 × 10⁻11 डिवाइड बाई यहाँ पे होगा आपका कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे जो वैल्यू कट रहा है उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऊपर जो नीचे वैल्यू कट जाए इससे पहले क्या करें, ऊपर वाला जो वैल्यू वो छोटा है और नीचे वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है, तो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। लेकिन हम 120 नहीं लिख रहे हैं, हम 12 × 10 लिख सकते हैं। और इस 10 को हम भेज रहे हैं ऊपर, 10 को हम भेज रहे हैं ऊपर, तो 10 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -12 आपका हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 90 को हमें 12 से काटना है, ठीक है। 90 को हमें 12 से काटना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 7 = 84, आपका 6 जो है शेषफल बचेगा। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 12 × 5 = 60 यानी 7.5 इंटू में हमारा लास्ट में 10⁻⁻12 जो है वो बचा ही हुआ था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो 7.5 × 10⁻12 जूल, यही हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे केवल क्वेश्चन के फार्मूले में मैंने केवल वैल्यू पुट किया और उसको
आसानी से सॉल्व करता गया। ठीक है, सॉल्व करना तो आप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता होगा। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका जो है वो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सके, इसको हमने कई तरह से वैल्यू को पुटअप किया, लेकिन आप इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो वही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को प्लीज़ बता रहा हूँ 2 से 3 बार अवश्य रिवाइज कर लेना एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 110% नहीं 200% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो 2 सेकेंड है। इसकी लंबाई को जब 4 गुनी बढ़ जाती है तब इसका दोलन काल हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकेंड है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है कि सरल लोलक का अगर आवर्तकाल 2 सेकेंड है, अगर इसकी लंबाई को हम 4 गुनी कर दें तो क्या होगा, इसका सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी जो था उसका 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर इसको हम 4 गुना कर दे रहे हैं, ये 2 सेकेंड है तो ये 4 सेकेंड हो जाएगा। अगर ये 4 सेकेंड पहले से ही है, इसको हम 8 गुना कर देते हैं, यानी 4 गुना इसको हम कर देते हैं तो ये 8 हो जाता है। वहीं अगर ये 2 सेकेंड है, इसको हम 4 गुना की जगह 8 गुना कर देते हैं तो ये आपका इसका 3 गुना यानी 6 हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड पे एक सरल लोलक का आवर्तकाल यहाँ पे 2 सेकेंड है। जब इसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ा दी जाती है तो इसका जो दोलन काल होगा वो पहले जो आपका आवर्तकाल था उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 सेकेंड था तो ये आपका 4 सेकेंड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है 4 सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला होता है। फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला होता है T=2π√1/g। जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण आपका मान है, गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो इस वैल्यू पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो जो मैंने आपको बताया तरीका कि अगर उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो इसका जो आवर्तकाल है उसका 2 गुना हो जाता है, जो प्रारंभिक में था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री हो तो नवचंद्रक की आकृति होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने चांदा देखा होगा जो आप यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग वगैरह में। ठीक है, और या फिर कोण एंगल बनाने में आपने देखा होगा, उसका यूज करा होगा। तो जो चांदा होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा, और इसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल भी बना होता है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि यदि स्पर्श कोण 90 डिग्री हो तो नवचंद्रक की आकृति कैसी होगी। तो जब स्पर्श कोण 90 डिग्री यानी बिल्कुल सीध में हो तो आप चांदे को बिल्कुल सीध में रखते हैं, तभी वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे समतल यानी सीधी स्थिति में होगा जब चंद्रक, तभी वो 90 डिग्री का स्पर्श कोण बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होगा, यानी 21 नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक श्रेणी क्रम में LCR परिपथ में अनुनाद होने पर शक्ति क्षय क्या होगा, यानी पावर लॉस आपको बताना है। श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जब एक LCR परिपथ, L क्या होता है, L आपका जो होता है ये होता है इंडक्टर का सिंबल होता है, C जो है वो कैपेसिटर को दर्शाता है, और R जो है R यानी रजिस्टर यानी रजिस्टेंस को दर्शाता है। तो यानी परिपथ में अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टेंस परिपथ है जो कि सीरीज में है, तो अनुनाद की स्थिति में उसमें पावर लॉस क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी I²R, यही होगा आपका पावर लॉस। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट होगा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष अर्ध आयु के पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान 15 वर्ष के बाद शेष अविघटित द्रव्यमान क्या होगा। यानी 5 वर्ष अर्ध आयु के पदार्थ का जो प्रारंभिक द्रव्यमान था वो 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा उसका द्रव्यमान, आपको यही बताना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको अर्ध आयु वाला प्रश्न ना, ये मान लीजिए कि 200% तक आपको ये क्वेश्चन जो है, यानी इस फार्मूले पे सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपका 4 नंबर जो है फिक्स मानकर चलिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। दोस्तों 5 वर्ष अर्ध आयु के पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान आपको दिया है कितना, 15 वर्ष के बाद शेष अविघटित द्रव्यमान का मान क्या होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि अर्ध आयु आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा, नहीं तो अगर नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान से देखिए। अर्ध आयु, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहुत ध्यान समझिए इस प्रश्न को।
अर्ध आयु जो है इसे हम लिखते हैं कैसे, टी हाफ से। कैसे लिखते हैं, टी हाफ से। टी हाफ यानी टी लिख करके यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। टी हाफ से लिखते हैं हम अर्धायु को। अर्धायु का मान दिया है कितना, 5 वर्ष। वहीं 15 वर्ष के बाद शेष अविघटित द्रव्यमान आपको पूछा हुआ है, यानी जो टी का मान है वो आपको दिया है कितना, 15 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ मैं। n इक्वल टू होता है, n जो है यहाँ पे आपका ईयर निकलता है, तो n इक्वल टू एक फार्मूला होता है आपका t/t हाफ। ये आपका कैपिटल टी होता है और नीचे जो होता है वो स्मॉल टी होता है, तो टी हाफ यहाँ पे लिख देंगे। n इक्वल टू t/t हाफ। तो इससे आप निकालेंगे यहाँ पर अर्धायु के द्रव्यमान का जो मान होगा वो निकल जाएगा। तो n इक्वल टू जब फार्मूला लगाएंगे तो t का जो वैल्यू है वो है 15। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पे टी हाफ का मान, टी का मान हमने रख दिया 15 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। टी हाफ का मान 5 है तो 5 नीचे आप रख देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 आपका आ गया। एन का मान क्या आ गया, एन का मान, तो एन इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख लीजिए। एन इक्वल टू 3 आ चुका है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 15 वर्ष के बाद अवघटित द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फार्मूला होता है आपका n इज इक्वल टू n0/2। ठीक है, n0/2। और यहाँ पे अगर चाहे तो आप n0 को अलग से भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप चाहे तो n इक्वल टू n0 1/2 पावर n। ये फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी फार्मूले पे आपको एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। एक ये फार्मूला नोट कर लीजिए और एक मैंने जो पिछला फार्मूला बताया उसे भी यहाँ पर नोट कर लें। दोस्तों n इक्वल टू n0 कोष्टक में 1/2 है ये ना, 2 पावर n। तो इसी फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो n इक्वल टू आपका n0 का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए। तो n0 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करिए, इसको n0 यहाँ पे रख दीजिए। n0 की वैल्यू हमें नहीं दिया है तो n0 के n0 ही रह देते हैं। इंटू लिखेंगे और लिखेंगे 1/2। n की वैल्यू तो हमने निकाला है, तो n की वैल्यू हमारा जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब आपने रखा क्या, n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 पावर n। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा आगे आपको कलर चेंज कर देते हैं, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपका n इक्वल टू तो है ही, n बराबर आपका हो जाएगा n0। और यहाँ पे जब आप 1/2 को पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी आपका 1/8 आ जाएगा। तो n0/8 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/8 है तो n का अगर n0 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो n0/8 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो n की जो वैल्यू है, यानी जो प्रारंभिक द्रव्यमान और बाद में जो द्रव्यमान होगा उसमें n0/2 का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसका वैल्यू चेंज कर दे, आपको यहाँ पे 10 दे दे, यहाँ पर आपको हो सकता है 50 दे दे, यहाँ पर हो सकता है 2 दे दे, यहाँ पर हो सकता है 5 दे दे, तो वैल्यू चेंज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको इसी प्रकार का पूछेगा। और आपको फार्मूला जो है, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है फार्मूला तो ज़रूर नोट कर लीजिए, अपना एक नोटबुक बनाइए और उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आप हर एक चैप्टर का वहाँ पे नाम डालिए इस चैप्टर का, और फार्मूला भी है जो उसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज y इक्वल टू 10 sin पाई 0.022x माइनस 2t इन द रूट, सॉरी कोष्टक में m इंटू है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी इस एक अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण है, आपको अनुप्रस्थ तरंग का एक समीकरण दिया गया है y इक्वल टू 10 sin पाई 0.02x माइनस के 2t मीटर है। एक कण का अधिकतम वेग क्या होगा, इसमें आपको एक कण का अधिकतम वेग पूछा गया है। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है इसको आप 200% तक बिल्कुल मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण का जो एक मानते हैं आप आदर्श रूप में समीकरण जो होता है उसको हम लिखते हैं y इक्वल टू होता है आपका a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस समीकरण को आपको याद करना ही होगा, इस समीकरण को आपको याद करना ही होगा। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग का अगर आपको समीकरण पूछा जाए तो ये आपका एक इसका मेन रूप होता है समीकरण का। ठीक है, इसी रूप में इसको हम क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिखेगा ना, इस प्रकार का, तो आप उसका सबसे पहले तुलना करेंगे इस वाले समीकरण से, यानी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इससे आप
तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या आपको मिलता है, आपको ए की वैल्यू यहाँ पे हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन और यहाँ पे आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे आपका बीच में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कितना है, आप कहेंगे सर 10 है। ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 0.02 है इंटू पाई है, तो ये आपकी ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी। अब आप पूछेंगे सर के की वैल्यू क्या है, तो के की जो वैल्यू है वो आपका जाएगा -2, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू 10 साइन, हम इसे जो लिया है क्वेश्चन में ना इसी को लिख रहे हैं, ए यानी 10 है तो ए साइन, दोस्तों यहाँ पे पाई जो है वो बाहर है, इसको हम चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 0.02 एक्स इंटू पाई माइनस के 2t पाई। ओके, अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि समीकरण से तुलना करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इससे पूछा है कि एक कण का अधिकतम वेग क्या होगा, तो कण का अधिकतम वेग निकालने के लिए आप लिखेंगे v इक्वल टू आपका होता है फार्मूला v इक्वल टू आप लिखेंगे 2 पाई बाई के, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे तुलना आप करते हैं तो आपका k का जो वैल्यू है वो क्या आता है, k की जो वैल्यू आपने प्राप्त की है वो आपका आता है यहाँ पे 0.02x, ठीक है, पाई। तो यहाँ पर v इक्वल टू आपका होता है 2 पाई और यहाँ पे आप बाई में डिवाइड बाई लिखेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे, इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व कराऊँ आप फार्मूला पहले लिख लीजिए। फार्मूला होता है आपका v इक्वल टू ओमेगा बाई होता है आपका k, क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा बाई k। इस फार्मूले को अभी नोट कर लीजिए, ये w नहीं बल्कि ओमेगा है, और आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई n होता है, क्या होता है 2 पाई n होता है। तो आप इस फार्मूले को अगर नोट कर लिए हैं तो आगे चलते हैं। आप करेंगे v इक्वल टू ओमेगा बाई k पर, इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। तो जब आपने k से तुलना किया था इस फार्मूले को, इस सूत्र से, यानी जो समीकरण दिया गया है इसका, जब आपने इसके मूल समीकरण से तुलना किया था तो जो k की वैल्यू आपकी आई थी वो आई थी 0.02 आया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल आया था, आपने जो फार्मूला बताया था उसे तुलना करने पर। इसके साथ साथ यहाँ पे a की वैल्यू, अगर आपसे आयाम पूछा जाता है इसी तरंग का, इस समीकरण का, तो आयाम को a से नोट करते हैं, आप डायरेक्ट लिख देते तुलना करके कि आयाम जो है वो 10 है, लेकिन इसमें आयाम तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि अधिकतम वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा बाई के पर ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और k की वैल्यू आपने निकाला है कितना 0.02, क्या निकाला है 0.02। दोस्तों क्योंकि आपने ये जो देख रहे हैं पाई ना, यहाँ पे मैं गोला पा रहा हूँ, ये पाई का आपने मल्टीप्लाई किया था इसके साथ भी और इसके साथ भी, आपने आपको पिछले बताया था, आगे इसके पहले बताया था ना। तो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था इसलिए यहाँ पे हमने फिर से पाई लिखा। अब यहाँ पे पाई से पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचा क्या 2 बाई 0.02, तो 2 बाई 0.02। अगर आप चाहें इसको, अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाइए और यहाँ पे अगर आप 2 जीरो बढ़ाते हैं यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऊपर तो 200 हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है वो 2 हो जाएगा, और 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा करेक्ट आंसर। 100 मीटर पर सेकेंड जो होगा वो एक कण का अधिकतम वेग होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हम जे कप की बात करें जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना था, ठीक है। इन्होंने गलती किया था, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना था, लेकिन बाद में जब आपका आंसर की के बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत मान करके सभी छात्रों को सही नंबर दिया था। सभी को एक नंबर, इन्होंने 4 नंबर जो है सभी को दिया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही था और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर बी को सही माना, लेकिन जो कि गलत है, ठीक है। तो कुछ छात्रों ने इस पर आपत्तियां भी दर्ज करी थी, ठीक है। आपत्ति दर्ज करने पर उनको नंबर उनका बढ़ा और इस प्रश्न को ही उन्होंने गलत मान करके सभी को नंबर सही दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने जो आपको इसका आदर्श समीकरण बताया वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको आदर्श समीकरण यानी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स याद होगा तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका आयाम क्या होगा तो आप कहेंगे सर आयाम तो ए है, ये ए, तो ए से तुलना करेंगे तो 10 इसका आयाम आ जाएगा। सीधे आप बता सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद होगा तो आपको पता ही नहीं कि है क्या, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कण की स्थिति जो है वो x इक्वल टू, आपको प्रश्न विजिबल होगा, x इक्वल टू -2t³ प्लस
3t² + 5 मीटर है, इसका वेग शून्य होने पर इसका त्वरण आप ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ना कि इसको आपको पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बल्कि आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको दिया है x = -2t³ + 3t² + 5, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण को लिख लीजिए, x = -2t³ + k3t² + 5। आपको ये दिया है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो प्रश्न में ही दिया है। तो अब जब प्रश्न में दिया है तो आप क्यों परेशान है भैया, इसको आप करेंगे क्या? आपको क्या अवकलन करने आता है? आपको क्या डिफरेंशिएशन निकालने आता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने 12th क्लास में। तो क्या करिए, आप dx का, सॉरी यहाँ पे हमने t लिख दिया, आप इस dx का dt यानी t के सापेक्ष एक बार अवकलन करिए। जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका होगा क्या, आपको अवकलन करना आता ही होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -6t² + k6t। ये आपका हो जाएगा इसका अवकलन करने पर, ठीक है। ये हमने आपका एक बार अवकलन इसका किया है। जब इसका आप एक बार अवकलन करते हैं ना, तो जो भी वैल्यू आपका इस t के साथ मल्टीप्लाई के साथ आता है ना, वही इसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहलाएगा, जो वेग शून्य होने पर होगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आपको अगर कोई क्वेश्चन देता है तो आपको उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालना है यानी अवकलन करना है, और उसका जो भी वैल्यू आपका पहले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई में आता है, वही आपका उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा, यानी उसका त्वरण आपको ज्ञात करना है, तो वही त्वरण इसका हो जाएगा। तो आपने देखा कि -6 जो था वो मल्टीप्लाई के साथ था, तो -6 मीटर/सेकंड² इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये था शॉर्ट ट्रिक आपको इसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एकांक लंबाई के माध्यम में तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन है कि एकांक लंबाई के माध्यम में तरंगों की संख्या क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई में माध्यम में तरंगों की संख्या जो कहलाती है, जिसको कि हम संख्या को n से भी डिनोट करते हैं, तो ये जो संख्या ना, वो आपका तरंग संख्या यानी वेव नंबर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपको हमने एक चैप्टर कराने वाला हूँ, अभी चैप्टर हमने कराया नहीं है, उसका नाम है तरंग गति। और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से बनते हैं। तो तरंग गति, ठीक है, यानी वेव मोशन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो उस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और उम्मीद है कि आप हर एक क्लास को गंभीरता से ले रहे होंगे। तो अब हम चलेंगे अपने 26वें नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि आपको हम बता दें डी फार्मेसी इंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी जो पेपर पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। तो जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके 25 जो क्वेश्चन है टोटल, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 25 जो क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स यानी पी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे फिजिक्स लिख देता हूँ, आपके फिजिक्स के आते हैं 25 क्वेश्चन। लेकिन इसके जो 25 क्वेश्चन और हैं वो आपके आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। इसके बाद आपके बचते हैं 50 क्वेश्चन। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो E1 और E2 दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन जो 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप E2 हैं तो E2 ग्रुप के हैं तो मैथ के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके? मैथ के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप E1 ग्रुप से अप्लाई किए हैं तो आपके बायो के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके क्वेश्चन का पेपर पैटर्न, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ये देख लिया है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक है जो कि RCHO, ये कौन से ग्रुप का आपको दर्शाता है, ये किस क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, CHO जो ग्रुप है, तो ये आप हमें बताएंगे। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक जो है वो RCHO को RCH2OH में परिवर्तित करता है। दोस्तों CHO जो है वो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें OH किसको दर्शाता है, तो OH जो है जिस भी इसमें संरचना में, जिस भी तत्व के संरचना में आपको OH यानी यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप इसे बोला जाता है, जो भी ऐड होता है OH उसे एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस OH ग्रुप वाले में होता क्या है, इस क्रियात्मक समूह में होता क्या है, जो भी आपका एलिमेंट बनता है, जैसे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन जो भी बनता है, तो इसके अंत में ऑल जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ऑल जुड़ा होता है, ऑल, ठीक है। एल्केनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, पेंटेनॉल, यानी ऑल जुड़ा होता है, तो वो आपके होते हैं आपके किसे, एल्कोहल ग्रुप के। तो ये तो चीज़ मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री में। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को
CH2OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप पे परिवर्तित करता है। तो इसमें जो दोस्तों आपका है पहला ऑप्शन वो है हाइड्रोजन और यहाँ पे है PD। ओके, दूसरा ऑप्शन दे रहा है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रो, ठीक है। तो सी ऑप्शन दिया है कि आपका NaBH4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड के ऐसा कौन सा समूह है जो कि CH2OH में परिवर्तित कर देता है यानी एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी ये भी बदलता है, ये भी बदलता है और ये भी बदलता है। यानी यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन लगाना हुआ तो हम करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी ऑल ऑफ दीज है सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको CH2 के साथ में इसकी रिएक्शन करा जाए या फिर इसकी रिएक्शन करा जाए या फिर इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा जाए या फिर यहाँ पर इसको ले लिया जाए तो आपका ये एल्कोहल में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 27 नंबर क्वेश्चन की अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला विलायक कौन सा है? द सॉल्वेंट विथ हाईएस्ट डिपोल मोमेंट इज। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वाला जो एलिमेंट्स में बताना है आपको है अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला। तो आपको बता दें कि इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है ना वो होगा H2 यानी जल। दोस्तों H2 ही क्यों होगा? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऑप्शन आपस में मिलकर दो संबंधी एक के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके आपके जल का निर्माण करते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है। जल का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो संबंधी एक के अनुपात में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में एक ऐसा गुण होता है कि ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं, यानी एक समान दूरी बनाकर रहते हैं और इनके बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है। इसीलिए अगर इस ऑप्शन की बात करें यानी इन चारों ऑप्शन की बात करें तो इनमें तो H2O होगा, लेकिन अगर आपको अगर बात करें तो NH3 जो है ये भी एक बहुत ही उच्च द्विध्रुव आघूर्ण वाला विलायक है NH3, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे विलायक है जो कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और आगे हम और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो कराते रहेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन इज 2.3 ग्राम C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल का ये फार्मूला होता है। मोल वेट जो है इसका वो 46 है। इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर। नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.3 ग्राम C2H5OH का अणुभार जो है वो 46 यानी 46 है और इसको 500 मिलीलीटर जल में विलय किया जाता है, यह किया गया है। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता आपको ज्ञात करना है। दोस्तों नॉर्मलता यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहला आपका होता है मोलरता, विलयन की मोलरता। दूसरा होता है नॉर्मलता, नॉर्मलता याद रखिएगा। मोलरता एक होता है नॉर्मलता और आपका तुल्यांकी भार होता है, अणु भार होता है। तो इन सभी 3-4 टॉपिक जो है ना इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा, इसको आप जान जाइएगा। और इस पर मैं आपको क्वेश्चन आगे कराने भी वाला हूँ। तो यहाँ पर हम नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नॉर्मलता यहाँ पे हम सीखेंगे और आने वाली जो थ्योरी की क्लास होने वाली है उसमें हम आपको मोलरता, तुल्यांकी भार या फिर अणु भार कैसे निकालते हैं उन सभी को डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ज्ञात करना है प्राप्त विलयन की नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो आप पहले नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मलता बराबर होता है किसी विलयन, यहाँ पे आप विलयन लिख लीजिएगा। विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलयन का भार, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। भार किसका? विलयन का भार। ओके, विलयन का भार बाई विलयन का अणु भार। यहाँ पे अणु भार की जगह हम यहाँ पे m लिख देते हैं। स्मॉल m से आप जान लीजिए कि जो स्मॉल m है इसको हम अणु भार से डिनोट करते हैं। अणु भार को जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। विलयन का भार हो जाएगा बटा में विलयन का अणु भार इंटू विलयन का आयतन जो कि आपका लीटर में होना चाहिए, और इंटू यहाँ पर करेंगे आप 1000। 1000 क्यों करेंगे? क्योंकि आयतन जो है वो लीटर में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर आयतन जो है वो दिया है ml में, इसीलिए हम ऊपर यहाँ पे 1000 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया फार्मूला। फार्मूले को जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इस फार्मूले को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें याद करना है यहाँ पे नॉर्मलता, तो यहाँ पे हम n से लिख देते हैं। क्या हम यहाँ पे लंबा से लिखेंगे? तो n इक्वल टू हमने बताया विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना है? आप कहेंगे सर 2.3। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अणु भार,
अणु भार जो है वो दिया है कितना 46, कितना दिया है आप कहेंगे सर दिया है 46। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको अणु भार नहीं दिया होता। तो अणु भार क्या आपको ज्ञात करना आता है? देखिए अगर आपको अणु भार ज्ञात करना नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम निकालते हैं C2H5OH का अणु भार। तो C2H5OH का अणु भार निकालने के लिए C यानी आपका है कार्बन, पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे C यानी कार्बन, तो C2 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे C यानी कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और इसका परमाणु भार जो है वो 12 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12 और 12 इंटू लिखेंगे 2 क्योंकि C2 है तो जो भी इसके 2 में या फिर H5 है तो जो इसके घात के नीचे होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लगाएंगे हम प्लस। इसके बाद आपका है H यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू लिखेंगे 5 क्योंकि H5 है, प्लस में लिखेंगे O। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका परमाणु क्रमांक तो 8 होता है लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया क्योंकि O सिंगल है इसलिए हम 16 लिख देते हैं। प्लस में H यानी आपका हाइड्रोजन फिर से आ जाता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, अब इस सभी को आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो ऐड करते हैं 12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 और प्लस में आपका 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 16 और यहाँ पे प्लस 1 तो आपका है ही। अब इसको आप ऐड करिए तो 24 और जब 16 को ऐड करेंगे तो 24, 36, 10, 40 आपका हो जाएगा 40 और इस 5 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे 30, 24, 36, 10, 40, 40 और 6 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना? 46। तो इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम आपको एक और यौगिक का अणु भार निकालना सिखा देते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन सा? H2 यानी जल का। बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जान जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। H2O का अणु भार ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप कहेंगे सर H2H इसका परमाणु भार कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 और इसके 2 मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो आपने अभी निकाला था, इसका परमाणु क्रमांक कहेंगे सर इसका परमाणु क्रमांक तो 8 होता है और भार इसका 16 होता है। तो 16 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 16 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 18। तो H2O का अणु भार कितना होता है? आप कहेंगे सर 18। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो N=2 हमने मान रखा था 2.3 बाई में विलयन का भार हो गया बाई विलयन का अणु भार 2.3 बाई विलयन का भार कितना है? तो 2.3 है। विलयन का अणु भार कितना है? 46 है इंटू विलयन का अणु भार 46 लिख दिया हमने। अब हमने बताया कि विलयन का जो आयतन है जो कि 500 ml दिया है तो वो लीटर में लिख देंगे, तो 500 लिख देंगे और लीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम इसे नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 1000 लिख देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, ये गुणा भाग करना आता है। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 से इसको काट दीजिए तो 2 आएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 23, क्योंकि यहाँ पे 2.3 है और यहाँ पे 23 है। तो इसको जब आप 23 को 2.3 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.1। तो 0.n जो है वही होगी आपकी इस विलयन की नार्मलता। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 200% नहीं 500% मान के चलिए आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो इसको गंभीरता से लीजिएगा और इस पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिख देता हूँ जैसे कि NaOH, इसके अणु भार आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। इसके अलावा आपको हमने H2O का बताया था। ओके, तो ये सब जो है आपको एग्जाम में इसका अणु भार भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया इसका हमारा आया था 0.n। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब चलेंगे हम अपने 29वें नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 29 नंबर की, ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज, एक जैव उत्प्रेरक कौन सा है? इनमें से एक जैव उत्प्रेरक कौन है? ठीक है, तो क्या एमिनो अम्ल एक जैव उत्प्रेरक है? क्या कार्बोहाइड्रेट एक जैव उत्प्रेरक है? क्या विटामिन से एक जैव उत्प्रेरक है? क्या एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एंजाइम, यानी एंजाइम जो है
ये एक जैव उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद है। दोस्तों, क्या आपने ये संरचना पहले कभी देखी है? क्या आपने ये संरचना पहले कभी देखी है? क्या अगर हमसे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपसे सीधे क्वेश्चन देकर के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए, ये आपको केवल एक फिगर दे दे, आपसे पूछे कि बताइए ये फिगर किसका है, आपसे पूछे कि ये फिगर किसका है, तो कुछ स्टूडेंट तो पता किए होंगे, कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट पढ़ने लायक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो वो जानते होंगे कि ये जो संरचना है ये तो बेंजीन की है। तुरंत कहेंगे कि सर ये तो रचना बेंजीन की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंजीन की संरचना तो आप ऐसे देखे होंगे, कहीं कि आपने बेंजीन की संरचना, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए, कहीं कहीं आपने बेंजीन की संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार देखी होगी। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना बेंजीन की, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। आपने ये भी बेंजीन की संरचना देखी होगी, बिल्कुल देखी ही होगी। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना जो है कहीं कहीं ऐसे भी बना लिया जाता है। ओके, और ये तो आपका बेंजीन का रूप है ही, ये जो है ये तो बेंजीन का रूप है ही। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए ये जो है ये किसका फार्मूला है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो फिनॉल है। जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो बताएंगे कि ये तो फिनॉल है, ये संरचना जो है वो फिनॉल की है। यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो ये फिनॉल की संरचना है। ओके, लेकिन अगर आपसे केवल ये अगर पूछ लिया जाए तो ये बेंजीन रिंग कहलाता है। आपसे पूछा प्रश्न में ये है कि जो फिनॉल है इसको अगर हम जेडियन यानी आपका जस्ता है, जिंक है, इसके डस्ट यानी मान लीजिए जिंक का चूड़ है, इसके साथ अगर आप क्रिया करा रहे हैं तो उत्पाद में आपको क्या मिलेगा? बताइए, उत्पाद में आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बेंजीन की जब हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको C6H6 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ये हमें प्राप्त होता है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C2H5 होता है आई थिंक। ठीक है, और जब इसको आप यहाँ पे C2H6 होता है शायद, C2H6 प्लस यहाँ पे हम ZN के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, हमें C2H6 तो प्राप्त हो जाता है और ZN जो है वो OH के साथ रिएक्शन करके ZnOH यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या होता है, C2H6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेंजीन का जो यहाँ पे प्राप्त होगा वो हमें C6H6 प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल की जो फार्मूला है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि C2H6 ही होता है। पीरल एस इज यानी मोती की राख है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मोती की राख इसमें से क्या है, उसका सूत्र क्या होगा। KMnO4 होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, KNO3 होगा या फिर K2Cr2O7 होगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी K2CO3। क्या, K2CO3। ठीक है, तो K2CO3 जो है इसी को हम बोलते हैं मोती की राख यानी पिरल एस। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ हाइड्रोफोबिक सॉल। निम्न में से कौन जल विरोधी साल बनाएगा। साल आप जानते हैं, सॉल यानी कि इसे बोलते हैं निम्न में से कौन जल विरोधी साल बनाएगा, यानी जो जल के विरोध में बनता है। तो गोंद, क्या गोंद इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या स्टार्च होगा, क्या एंडे का एल्बुमिन होगा या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। तो जल विरोधी साल की बात की जा रही है तो जल विरोधी सालिन में जो होगा वो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन ये चैप्टर आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपके द्रव स्नेही साल, द्रव विरोधी साल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर लीजिएगा, थ्योरी वाली क्लास को, जिसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है।
तो दोस्तों इसमें जो C6H5CO C6H5 आप देख रहे हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, यही एक ऐसा यौगिक है जो कि आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, तो आयोडोफार्म परीक्षण जो होता है, इसको बनाने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। आपने पिछली कक्षा में हो सकता है पढ़ा हो। तो आयोडोफार्म परीक्षण आपको बनाने की विधि तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, कौन कौन सा यौगिक है जो कि आयोडोफार्म परीक्षण देता है, ये आपको बताना होता है। अगला प्रश्न है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन। आपको एक यौगिक दिया हुआ है और इसमें आपको Fe यानी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। दोस्तों क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है? अगर आपके मुंह से निकलता है नहीं, तो इसका हम आपको फुल वीडियो देने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये आप सभी को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एक क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जरूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों Fe का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इससे पहले हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं जिसके आपको सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कंठस्थ याद होने चाहिए अगर आप 4 नंबर लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि Ag यानी जिसे सिल्वर बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होता है। इसमें आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसमें आपको चिन्ह के साथ याद करना होगा, यानी -1 होता है या फिर +1 होता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +3 होता है, बेरिलियम का होता है +2। तो आपको ये पूरा चार्ट अगर याद होगा तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देख रहे हैं कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -4 होता है, ब्रोमीन का जो है -1 होता है। उसी प्रकार आपको बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके, पूरा चार्ट है ये आपका, मैं आपको इसको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लोरीन का जो है वो -1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो है वो -1 होता है। ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है। उसी प्रकार आपको बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो सभी का आप ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल याद रखिए। दोस्तों आप उस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Fe। तो दोस्तों Fe जो है यानी आयरन का आपको ज्ञात करना है। H2O यानी जल जो है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अगर किसी यौगिक के साथ जुड़ा हुआ हो, मिला हुआ हो, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो आपका NO यानी यहाँ पे NO दिख रहा है आपको ना, तो NO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है NO का, वो होता है आपका 1 होता है, वो भी +1 होता है। और SO4 यानी सल्फर, यहाँ पे ट्राई ऑक्साइड आपको दिख रहा है, तो SO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए H2O अगर किसी यौगिक के साथ मिला हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। वहीं NO यहाँ पे नोट करते रहिएगा, +1 होता है। और Fe यानी आयरन का जो होता है वो कितना होता है? Fe नहीं बल्कि SO4 का। ओके, SO4 का जो होता है वो -2 होता है। तो सेम इसी ट्रिक पे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है, तो देखिए Fe का हमें ज्ञात करना है, तो Fe का Fe लिख देंगे प्लस में। यहाँ पे H2O के पावर 5 है, तो यहाँ पे H2O 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। H2O के पावर 5 है तो इसको हम 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर H2O का 0 होता है तो 5 इंटू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में NO का हमने बताया, तो NO का 1 होता है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ +1 होता है। तो अगर -1 होता है तो -1 लिखना होगा, +1 में प्लस लिखें या फिर न लिखें। ओके, प्लस लगाएंगे। SO4 है तो इसका हमने बताया कि -2 होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जब -2 लिखेंगे तो ये जो पॉजिटिव है वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम सीधे इसको -2 ही लिख देते हैं। और बराबर में हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो Fe प्लस में 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम Fe का वैल्यू निकालेंगे तो Fe = आपका हो जाएगा -1 और Fe = आपका हो जाएगा +1। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाला है वो आया है आपका +1। ठीक है, तो इस प्रकार निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आपका कमेंट बहुत अधिक मात्रा में आया तो हमें लगेगा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, तो उस पर एक हम
करीब 10-20 क्वेश्चंस को लेकर के एक ऐसी क्लास लाएंगे न्यूमेरिकल की, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से निकालना आ जाएगा और उस एक मात्र क्लास से आप अपना 4 नंबर जो है वो फिक्स कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करिएगा अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता है तो, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कि एथेन के स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में 2 CH बंधों के बीच द्वितल कोण क्या होगा। क्वेश्चन है कि एथेन के स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में एथेन, ठीक है, एथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन एथेन, तो C2 मेथेन एथेन तो C2 आपका हो जाएगा और C2 CnH2n होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मेथेन एथेन होता है, तो दोस्तों मेथेन का जो फार्मूला होगा आपका C2H मेथेन एथेन CnH4 होगा, C2H4 होगा, ओके। तो एथेन में आपको पूछा हुआ है कि इनके दो बंधों के बीच कोण क्या होगा। इसका संरचना जो बनाते हैं हम हैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पे C एक बंध होगा, यहाँ पे C डबल बंध बनाएगा, यहाँ पर जो होगा वो H ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक H ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे होगा। तो आपको पूछा हुआ है कि इनके दो एंगल के बीच में जो कोण बनता है वो कितना का कोण बनाता है, ओके। आपसे पूछा है कि ये जो कोण बनाते हैं आपस में, ये कोण एंगल जो बनाते हैं, ठीक है, वो कितने डिग्री का होता है। तो वो होता है दोस्तों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आपको बस ये याद रखना है कि जो एथेन है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में C यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन यानी C और H के बंध जो कोण बनाता है, एंगल बनाता है, वो होता है 60 डिग्री का, ठीक है, यानी 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, यानी आदर्श गैस व्यवहार से सर्वाधिक विचलन निम्न में से अपेक्षित है, यानी किनमें आदर्श गैस के व्यवहार की सबसे ज़्यादा विचलन हमें मिलती है। तो NH3 यानी अमोनिया में सबसे अधिक विचलन मिल जाता है और ये आदर्श गैस का व्यवहार करता है। तो 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं करता पूछा हुआ है। तो ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया जो है वो कौन नहीं करता, तो वो है आपका प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन के साथ जो प्लेटिनम है वो सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्यूडो हैलाइड, यानी निम्न में से कौन आभासी हैलाइड नहीं है। तो RCOO जो आपको दिख रहा है ये एक आभासी हैलाइड नहीं है, लेकिन अगर हम CN की बात करें, NC की बात करें, OCN की बात करें, तो ये सभी एक हैलाइड ही हैं जो कि वास्तविक हैलाइड भी बोले जाते हैं। तो वह आभासी हैलाइड नहीं है बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे RCOO जो है ऑप्शन नंबर ए यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अम्लीय नाइट्रोजन हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा। फार्मूला ऑफ एसिडिक नाइट्रोजन हाइलाइड इज, दोस्तों NH3 यानी अमोनिया बोलते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NH4 जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। NH3 जो है ये आपका अमोनिया का ही यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड था, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हाइलाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, अम्लीय नाइट्रोजन हाइलाइड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको जो दिख रहा है यानी N3H, ये नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का सूत्र है जो कि अम्लीय रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होएगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है, ओके। और यहाँ पे आपको पूछा हुआ है नाइट्रोजन हाइड्राइड, ओके। तो नाइट्रोजन हाइड्राइड जो है वो N3H ही होता है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस Cl2 दोनों मिल करके आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया बना रहे हैं, यानी यहाँ पर ये एरो भी लगा है, ये भी एरो लगा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल होता है। आपको जो उत्पाद मिल रहा है वो मिल रहा है COCl2 जो कि गैस के रूप में, यहाँ पे G लिखा है ना, तो गैस के रूप में। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम गैस के रूप में यूज कर रहे हैं और Cl2 भी हम गैस के यानी क्लोरीन को गैस के रूप में यूज कर रहे हैं। इसके लिए Kc/Kp का मान क्या होगा, Kc/Kp का वैल्यू आपको बताना है। Kc/Kp का मान क्या होगा, तो Kc/Kp का जो मान होगा वो होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी यानी RT। Kc/Kp का जो मान होगा वो होगा RT, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू। ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक प्रभाव किसके कारण होता है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक प्रभाव जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका OCl, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन और Cl जो क्लोरीन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं OCl के कारण ही इसमें विरंजक गुण होता पाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर सोन ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। निम्न में से क्वांटम नंबर का कौन सा सेट अधिकतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको क्वांटम नंबर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको क्वांटम नंबर एक ऐसी वीडियो दी जाएगी जिस पर क्वांटम नंबर से आने वाले 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप एक भी टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे पूरे जीवन में। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्वांटम नंबर निकालने नहीं आता है तो। दोस्तों आप जानते हैं कि L जो है ये आपके द्विगांशी क्वांटम संख्या दर्शाता है। आपका N जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, L जो है वो द्विगांशी क्वांटम संख्या होता है, M जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। और इसके आपको ज्ञात क्या करना है? इसमें आपको ज्ञात करना है कि अधिकतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को ज्ञात करिए। तो जो दोस्तों ये द्विगांशी क्वांटम संख्या है इसमें तो 0 मान है, इसमें भी L का मान 0 है, इसमें भी देखें तो L का मान 1 है, लेकिन इसमें L का मान जो है वो 2 है, जो कि आपके ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाता है। ऑर्बिटल जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7 इस रूप में आपके उपकोष होते हैं। उपकोष में जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी अगर हम बात करेंगे आपके उपकोष K, L, M, N होते हैं। K में जो उपकोष होते हैं वो 1 होते हैं, L में 3 होते हैं, M में 5 और N में 7। तो अधिकतम उपकोष को हम इस द्विगांशी क्वांटम संख्या के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी L में मान जो इसका है 2, अधिकतम मान इसका L यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए जो ऑर्बिटल होगा जो ऑप्शन नंबर डी ही अधिकतम ऑर्बिटल को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन का सबसे स्थायी कॉन्फर्मेशन क्या है? तो एंटी एन ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। आपको हमने ये क्वेश्चन बहुत बार करा रखा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा आप बताइए। रेटिनल होगा? ये तो विटामिन ए का नाम होता है। सी होगा? विटामिन बी बताइए। विटामिन B12 पूछा गया ना कि विटामिन 1 या फिर विटामिन 2। बायोटिन होगा? क्या विटामिन साइनोकोबालामिन होगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको कई बार बता रखा है हमने, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा साइनोकोबालामिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 46 नंबर पूछा गया था कि फास्फोरस का सबसे कम क्रियाशील अपर रूप क्या है? दोस्तों फास्फोरस के 4 अपर रूप होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस पाया जाता है, लाल फास्फोरस पाया जाता है, पीला रूप में भी फास्फोरस पाया जाता है, और काला यानी ब्लैक फास्फोरस भी प्रकृति में मौजूद है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया है कि फास्फोरस का सबसे कम क्रियाशील अपर रूप क्या है? तो जो काला फास्फोरस होता है ये बहुत ही कम क्रियाशील वाला होता है, इसलिए इसका उपयोग भी बहुत कम करते हैं। आपने माचिस देखा होगा, जब भी आपने माचिस देखा होगा तो इसमें हम काले फास्फोरस का ही ज़्यादातर यूज करते हैं। यहाँ तक आपने लाल फास्फोरस का भी यूज देखा होगा। तो काला फास्फोरस जो है वो बहुत ही कम इसका क्रियाशीलता होती है, इसीलिए इसको हम माचिस के बनाने में उपयोग करते हैं। और इसके बाद आप लाल फास्फोरस को लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कम क्रियाशील भी होता है, लेकिन काले यानी ब्लैक फास्फोरस से थोड़ा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इनका हम माचिस के उपयोग में बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा टू फॉर्म। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम वो अभिक्रिया करता है किसके साथ? कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा ही बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका जो बनता है वो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी Al का ट्वाइस, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण बनता है, और साथ में आपका ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहे हैं आप, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको रिएक्शन को करना तो आता ही होगा क्योंकि आपने 12th करा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। देखिए हमने आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन तैयार होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हमने आपको ये क्वेश्चन कराया एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो
आप खुद से भी एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, एल्यूमिनियम और भी किसी रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना सकता है, एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने से भी खोजने का प्रयास जरूर करिएगा। हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग मेटेरियल आटम। हीमोग्लोबिन एक सहसंयोजक यौगिक है जिसमें धातु उपस्थित है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? हालांकि ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको इस केमिस्ट्री में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन एक सहसंयोजक यौगिक है जिसमें कौन धातु उपस्थित होती है सबसे अधिक मात्रा में, तो आयरन उपस्थित होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करा रखा था। अगला क्वेश्चन है PCl5 में पी का संकर यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन PCl5। PCl5 में पी का संकर आपको बताना है, तो PCl5 में पी का जो संकर होगा वो होगा sp3d संकरण। यानी जब एक s ब्लॉक का ऑर्बिटल और 3 p कक्षक और एक d ऑर्बिटल मिलकर के संकरण करते हैं यानी डिहाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो PCl5 का निर्माण होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके इंटरमीडिएट के क्लास में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, ये जो सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। PCl5 में पी का अगर संकरण पूछा जाए तो sp3 × d होता है। ओके, sp3d संकरण जो है ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमारा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथाइल बोरेन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी निम्न में से कौन सा मेथिल बोरेन अस्तित्व में है ही नहीं। ओके, बस उसको इसका फार्मूला लिखा गया है, अस्तित्व में नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो निम्न में से कौन सा मेथिल बोरेन का अस्तित्व जो है जीवन में नहीं है, तो प्रकृति में है ही नहीं, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी B2HCH3 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और हमने 2022 का क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आगे की क्लास में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बायोलॉजी के भी प्रश्न को सॉल्व आपको कराने वाले हैं, जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न होगा। तो आप इन 3 क्लासों को, यानी जो कि हमने 3 क्लास में आपको टोटल 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी के इसमें सॉल्व कराए हैं, उसको आप ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी अगर आपके पास 12th की आपकी बुक हो केमिस्ट्री की या फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स की, ठीक है, तो उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख करके प्रिपरेशन करते रहें। जो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप पेन और कॉपी लेकर के उसका नोट्स बना रहे हैं प्रॉपरली तो आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।